Students, welcome to our Prajapati classes websites. Now, हमने कल देखा था चैप्टर नंबर 1 द नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.2 व्हाट इज इरेशनल नंबर। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ सम्स करेंगे। ओके स्टार्ट। चलो हम लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 फॉर एनसीईआरटी। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना हो तो मैंने आगे भी बताया था और अभी भी बताता हूँ, सबसे पहले हमें क्वेश्चंस रीड करना होता है। अगर हम क्वेश्चन अच्छे से रीड करेंगे, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि प्रॉब्लम कहना क्या चाहता है। अगर आपको प्रॉब्लम समझ आ गई तो आप इजीली वे टू सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को समझना होगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। What's question number 1? State whether the following statements are true or false. Justify your answers. Okay. तो पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Every irrational number is a real number. Every irrational number is a real number. Is that true or false? Every irrational number is a real number. Yeah, it's a true statement. It's a true statement. वो कैसे? मैंने आपको बताया था व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर इज अ फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अगर हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिला दें तो एक न्यू कैटेगरी बनती है जिसे हमने बोला था रियल नंबर। यानी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब दोनों मिलते हैं तब रियल नंबर का ग्रुप फॉर्म होता है। तो इरेशनल नंबर तो इज अ वन पार्ट ऑफ रियल नंबर। सो हम बोल सकते हैं कि इरेशनल नंबर इज अ every irrational number is a real number. कैसे? ट्रू स्टेटमेंट हम आंसर्स में लिख सकते हैं कि real number is a form of rational number and irrational number। यानी real number equals to rational plus irrational number। मतलब रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल प्लस इरेशनल नंबर होते हैं। तो इरेशनल एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। द रियल नंबर इज अ फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चंस की तरफ। Every point on the number line is a form of root m where m is a natural number। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? तो every point on the number line, सबसे पहले आप क्वेश्चंस रीड करिए ध्यान से। Every point on the number line is of the form of root m where m is a natural number। तो यहाँ पर root m की बात की है, root m की बात की है
यहाँ पर जो रूट m है उसमें m जो है वो है पॉजिटिव इंटीजर्स है और वो नेचुरल नंबर है। अब तो उसका रूट फॉर्म रहेगा, तो रूट फॉर्म होगा वो नंबर लाइन पर होगा या नहीं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होता है आपको पता है। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं जो 1 2 3 4 5 यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यानी नंबर लाइन पर राइट साइड पर होते हैं, जो आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। तो मैं आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। इट्स अ नंबर लाइन जो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है। यहाँ पर ये नंबर लाइन है, ठीक है। ये नंबर लाइन पर यहाँ से सारे जो होंगे वो हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे। तो स्क्वायर रूट एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज अ फॉर्म ऑफ square root where m is a natural number. It's a true statement or false? It's absolutely false statement. So second is a false statement. Why? False statement क्यों है? ठीक, यहाँ पर हम let me explain. यहाँ पर 1 है, तो अगर मैं रूट 1 लिखूंगा तो ये इसका आंसर 1 होगा, राइट। रूट 2 लिखूंगा, ठीक है, इसका भी कोई पॉजिटिव आंसर ही होगा, 1.41 है, यानी यहीं पर कहीं होगा 1.41। लेकिन क्या नेगेटिव रूट पॉसिबल है? नो। नंबर लाइन पर ओनली नेचुरल नंबर्स नहीं है, नेगेटिव्स भी है, ठीक है। इसलिए फॉर नेगेटिव यहाँ पर सभी नेगेटिव के लिए रूट m नेचुरल नंबर नहीं मिल सकता। सो हम यहाँ पर स्टेटमेंट के लिए लिख सकते हैं for negative integer root m is not you all time natural number, only natural number। यानी नेगेटिव इंटीजर के लिए रूट m है वो हमें नेचुरल नंबर नहीं देता। सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या ये सही है? यहीं पे बताया था आपको, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। कैसे? देखिए, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल क्या है? सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर है? नहीं, सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर है, लेकिन सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है। इसलिए हम स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं? irrational number is also be a part of real number। So every real number, irrational number is also be a part of real number, part of real number। So यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि irrational number is also be a part of real number, यानी सारे irrational number real number
होंगे, लेकिन सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या है? Are the square root of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. I read it once more time. Listen to me carefully. Are the square roots of all positive integers irrational? सबसे पहले तो आपको क्या क्वेश्चन समझ आया? क्या क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहले आपको यही डिफाइन करना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है। अगर आपको यही पता चल गया कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं तो आप इजीली आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सभी स्क्वायर रूट जो ऑल पॉजिटिव इंटीजर है, अगर सभी ऑल पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट है वो क्या इरेशनल नंबर होता है? जैसे 1 2 3 4 ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है, तो इनका स्क्वायर रूट क्या इरेशनल नंबर होता है? इनका स्क्वायर रूट, हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट क्या होता है? देखते हैं। रूट 1 क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं। रूट 2 यस ये है। रूट 3 ये भी है। रूट 4 नहीं। रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, यानी ये भी इरेशनल नंबर नहीं है। रूट 5 है। यानी इसी तरह हम कह सकते हैं कि सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं होते। रूट 2 रूट 3 होता है, लेकिन रूट 1 रूट 4 नहीं हो सकता। यानी जो पॉजिटिव इंटीजर परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, उसका इंटीजर परफेक्ट स्क्वायर है, वो इरेशनल नंबर नहीं देंगे। तो हम लिख सकते हैं if we take 4, हम 4 लेते हैं, then its square root is 2। अगर हमने 4 लिया तो उसका स्क्वायर रूट 2 होगा। So we can say that not all positive integers irrational number. So we can say that all positive integers of square roots are not irrational number, are not give irrational number। यानी सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट हमें इरेशनल नंबर नहीं मिला। ओके, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। Now
अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 3, √5 represent on a number line। हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन, ठीक है। इस क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले हमें कुछ और टर्म समझने हो। तो सबसे पहला होता है पाइथागोरस रूल। ओके, ठीक है। व्हाट इज पाइथागोरस रूल? तो one mathematician, the name called Pythagoras, give this rule, so it's called a Pythagoras rule। तो होता क्या है, पाइथागोरस रूल के लिए हम यूज करते हैं एक ट्राइंगल बेस है। ट्राइंगल पे यही रूल, ट्राइंगल के लिए रूल है यहाँ पर, लेकिन स्पेसिफाइज दैट ये है वो है 90 एंगल ट्राइंगल के। अब 90 एंगल क्या होता है मैं आपको बता दूँ। जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ की, एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ, यानी स्ट्रेट पैरेलल लाइन। सो परपेंडिकुलर ऑफ दिस AB लाइन, ये AB लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की, तो हमें ये एंगल मिलेगा 90 डिग्री एंगल। तो इसी तरह हमारे पास 90 डिग्री एंगल बनता है। तो पाइथागोरस रूल सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल पे ही लग सकता है, और उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि वो 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं तो ये क्या हो गया, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसी ट्राइंगल पर, इसी ट्राइंगल पर हमें पाइथागोरस रूल लगेगा। तो यहाँ पर मैं इसे डिनोट कर देता हूँ फॉर ABC। और अब यहाँ पर 3 साइड्स ट्राइंगल है, तो यहाँ की 3 साइड्स होगी, साइड 1, साइड 2, साइड 3, यानी AB, BC और AC। दिस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया हमारा, जिसका एंगल है 90 डिग्री। सो इट्स कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम यहाँ पर रूल्स लगाएंगे, वो रूल्स पाइथागोरस रूल्स। वो कैसे डिफाइन किया है मैथमेटिशियन पाइथागोरस ने, वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ऑलरेडी 3 साइड्स है AB, BC और AC। तो इनका कुछ और कुछ नाम तो दिया होगा इन्होंने, और वो नाम ऐसे बेसिक नाम दिया है, इसे इन्होंने बोल दिया ऐसे ही बेस। क्या बोल दिया है, बेस। क्या बोल दिया इसे, बेस बोला है, BC, क्योंकि यहाँ पर सब बेस। और ये AB जिसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है 90 डिग्री पर, इसलिए इसे बोल दिया है परपेंडिकुलर। इसे बोल दिया है परपेंडिकुलर। और यहाँ पर एक स्लैंट हाइट है जो A और C को ज्वाइन करने से हमें मिलती है, तो इसको बोल दिया है हाइपोटेनियस। यहाँ पे बोल दिया है हाइपोटेनियस, इसे बोल दिया है हाइपोटेनियस। तो इसे हाइपोटेनियस बोला है, इसे बेस बोला है, और इसे परपेंडिकुलर बोला है। तो यहाँ पर हमें इतना सारा लिखने का जरूरत नहीं है, पूरा बेस परपेंडिकुलर। इसे डिनोट करते हैं हम BP और H से। तो इसे मैं बीटा देता हूँ, और इसे सिंपली B से डिनोट करते हैं। इसे रब कर देता हूँ, तो इसे P से डिनोट करते हैं, और इसे हाइपोटेन्यूस पे रब कर देता हूँ,
तो इसे डिनोट करते हैं एच से, यानी BC को हम B से डिनोट करेंगे बेस, AB को P से डिनोट करेंगे यानी परपेंडिकुलर, AC को हाइपोटेनियस यानी H से डिनोट करेंगे। तो ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल विथ नेम। तो पाइथागोरस मैथमेटिशियन ने क्या रूल दिया है, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है यानी हाइपोटेनियस है तो किसे बोलेंगे, जिस हाइपोटेनियस लाइन से बोलेंगे जो बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ एंगल ऑफ 90, जो 90 के बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ हो यानी 90 के सामने हो। यहाँ पर 90 एंगल है तो 90 एंगल के सामने की हाइट को क्या बोलेंगे, लाइन को हाइपोटेनियस। अगर मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ है तो ये 90 डिग्री एंगल है तो इसके ऑपोजिट यानी इसकी फ्रंट ऑफ सामने प्लेन को इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस। ये 90 एंगल है तो यहाँ पर कनेक्ट करके इसे बोलेंगे हाइपोटेनियस। बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो दोनों परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनियस किसे बोलेंगे, द लाइन विच इन फ्रंट ऑफ अ एंगल ऑफ 90 एंगल के सामने वाली हाइट को हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हो गया हाइपोटेनियस। तो उन्होंने रूल्स दिया है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हो गया हमारा पाइथागोरस रूल। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल्स पाइथागोरस रूल। क्या हो गया, पाइथागोरस रूल। इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल जो आपको याद रखना है क्योंकि इसका यूज होगा यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट करने। ठीक, और एक चीज और है और इट्स अ स्मॉल थिंग और उससे एक्सप्लेन करेंगे, वो है स्केल। स्केल क्या है, अगर हमारे पास कुछ मेजर करने के लिए है यानी कुछ बोल सकते हैं कुछ चीज है बड़ी वाली जिसे हमें मेजर करना है लेकिन उसका मेजर हमें शॉर्ट में लिखना है तो कैसे करें, या फिर कुछ बहुत छोटी चीज है जैसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, जो 3 सेंटीमीटर जिसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे तो इतना होगा 3 सेंटीमीटर, लेकिन इसको रिप्रेजेंट अच्छे से कैसे कर सकते हैं, इसलिए कुछ स्केल लेते हैं जैसे 3 सेंटीमीटर को हम बड़ा बना सके या किसी बड़ी चीज को हम छोटा बना सके। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी हो यानी बिल्डर्स होते हैं वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो स्केल कैसे लेते हैं, वो सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं यानी छोटा सा मॉडल तैयार करते हैं ताकि उन्हें पता चल पाए कि ये बिल्डिंग सेफ होगी या नहीं, ये बिल्डिंग कैसे कंस्ट्रक्ट होगी, फिर कंस्ट्रक्ट होने के बाद कैसे लगेगी। इसलिए उन लोग सबसे ज्यादा स्केल का यूज करते हैं यानी एक पूरी बिल्डिंग को एक छोटा मॉडल पहला खुद बनाते हैं उसे स्केल लेके। तो स्केल का मतलब ये हुआ कि कोई भी बड़ा माप हो, बहुत बड़ा या फिर बहुत छोटा हो, उसे रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं जैसे सामने वाले को अच्छे से पता चल पाए। ओके, फॉर एग्जांपल तो आपको दे दिया है मैंने। अब जैसे 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है हमें, ठीक है, 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर जो भी है, तो कोई लाइन जैसे हमें फॉर एग्जांपल 9 सेंटीमीटर, थोड़ा बड़ा स्केल ले लेते हैं, बड़ा 9 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है तो 9 सेंटीमीटर अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो यानी इतना ही होगा, ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट अच्छे से करने के लिए हम यूनिट लेंगे। वो कैसे, जैसे मैंने लिया एज 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और यू कैन से दैट 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा स्केल, 4 सेंटीमीटर लिया तो हमें 12 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। तो 12 सेंटीमीटर कितना होगा, इट्स अ 12/4, 3 यूनिट्स हो गया
यानी हम 12 सेंटीमीटर को 3 यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह इट्स अ स्मॉल यूनिट जो हमें इस क्वेश्चंस में यूज करना है, यानी हमें दो चीज यूज करनी है, वन पाइथागोरस रूल और दैट इज अ स्केल। तो अब हम चलते हैं हमारे मेन क्वेश्चंस की तरफ। रूट 5 को नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करेंगे? मैंने कल आपको बताया था वन बेसिक रूल लोकेट ऑन नंबर लाइन का, कि अगर हमें रूट एन लोकेट करना हो तो सबसे पहले हमें रूट एन माइनस वन को लोकेट करना पड़ेगा। इट्स अ कंपल्सरी। अगर आपके पास रूट एन माइनस वन होगा तभी अब आप रूट एन लोकेट कर पाओगे। जैसे मुझे रूट 5 लोकेट करना है, तो रूट 5 के लिए सबसे पहले मुझे लोकेट करना पड़ेगा रूट 4। रूट 4 लोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अगर रूट 4 लोकेट किया तभी मुझे रूट 5 मिलेगा, वरना मुझे रूट 5 नहीं मिलेगा। अगर मुझे रूट 3 लोकेट करना है तो मुझे रूट 2 लोकेट करना पड़ेगा। सो अगर मुझे रूट n लोकेट करना हो तो सबसे पहले रूट n माइनस वन लोकेट करना पड़ेगा, जैसा हमने प्रीवियस क्लास में बताया था। लेकिन यहाँ पर आई शो यू फॉर हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू राइट अ क्वेश्चन इन एग्जाम। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा था कंस्ट्रक्शन का तो कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब हम सबसे पहले रूट 5 लोकेट करना है तो रूट 4 हमें चाहिए, यानी रूट 4 इट्स अ इजी क्वेश्चन। क्योंकि हमें रूट 4 लोकेट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी नंबर लाइन पर होता है। जैसे रूट 4 है तो रूट 4 का क्या होगा, अच्छा 2। रूट 4 का क्या होगा, 2 होगा, यानी 2 को हमें नंबर लाइन पर लोकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 इज ऑलरेडी ऑन द नंबर लाइन। तो ये हमारे लिए क्वाइट इजी क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस बोलेंगे जिसे, ठीक है, एक्स एक्सिस बोलेंगे। एक्स एक्सिस बोलेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट हम ओरिजिन मार्क करते हैं जिसे बोलेंगे ओ। सो ये लाइन क्या हो गई, एक्स एक्सिस से हम डिनोट कर देते हैं एक्स डैश एक्स से, ठीक है। तो हम यह लिखेंगे, सबसे पहले आपको यही स्टेप लिखने हैं एग्जाम में। ड्रॉ a horizontal line x dash o x as axis and mark o as a origin। हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन x dash o x as a x axis ड्रॉ करनी है एंड मार्क o as a origin। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया x dash x ड्रॉ किया है और ओरिजिन o लिया है यहाँ पर। अब हम लेंगे स्केल, वो कैसे, इन टर्म ऑफ यूनिट, यानी हम 1 सेंटीमीटर तो यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते, 2 3 इट्स अ वेरी स्मॉल, तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे यूनिट में। तो हम अब लेंगे कट ऑफ OA इक्वल्स टू 1 यूनिट, यानी हम O से A पर एक 1 यूनिट का कट लेंगे, यानी ये हो गया हमारा 1 यूनिट। से AB इक्वल्स टू 1 यूनिट लेंगे, AB इक्वल्स टू 1 यूनिट, यानी A से और एक पॉइंट लेंगे B, जो हमें ऑलरेडी और मिलेगा एक 1 यूनिट, यानी ये टोटल हो गया 2 यूनिट जो हमें लोकेट करना था रूट 4 के लिए 2। यहाँ पर हमें B मिल चुका है जिसकी लेंथ है 2 यूनिट। सो
cut of OA is equal to 1 unit, AB equals to 2 unit. So OB becomes 2 यूनिट. सो OB हमें क्या मिल गया? 2 यूनिट मिल गया. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. हमें OB तो मिल गया. अब हम क्या करेंगे? लेट टेक अ perpendicular on point B. हम point B पर एक perpendicular लेंगे. ठीक है. हम point B पर एक perpendicular लेंगे जो होगा 90 डिग्री एंगल. 90 डिग्री एंगल होगा, इसलिए हम इसे perpendicular बोलेंगे. So let take the perpendicular on point B and cut off at point C. हम एक पॉइंट कट ऑफ पॉइंट से करेंगे. सो BC इक्वल्स टू 1 यूनिट. सो हमें BC क्या मिलेगा? 1 यूनिट. यहाँ से एक आर्क लेंगे और यहाँ पर एक कट करेंगे जिससे लेंगे पॉइंट C, जो ये होल लाइन होगी 1 यूनिट. कितनी होगी? ये कितनी होगी? 1 यूनिट. ठीक है. अब हम यहाँ से इसे कनेक्ट कर देंगे. हमने OC को कनेक्ट कर दिया. हमने OC को कनेक्ट कर दिया. तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस के लिए बताया था. ये क्या हो गया? हमारी सिंपल बेस लाइन हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, और ये एंगल है 90, और उसके सामने क्या है? Just one slant height. It's called a hypotenuse. जैसे बताया था, राइट एंगल 90 डिग्री के सामने की जो हमारी साइड होती है उसे हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज. तो इसे मैं लिखूंगा H, यानी हाइपोटेन्यूज. तो according to Pythagoras, now according to Pythagoras rule, we can say that hypotenuse square, यानी means OC square is equal to base square plus perpendicular square means OB square plus BC square. तो यहाँ पे हम लिखेंगे OC square equals to OB square plus BC square. ये हो गया हमारा पाइथागोरस रूल. हमें OB और BC की वैल्यूज पता है. OB कितनी है? 2 यूनिट्स, और BC कितनी है? 1 यूनिट. तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1 स्क्वायर, सॉरी, OB इक्वल्स टू 2 स्क्वायर एंड BC इक्वल्स टू 1 स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया 1, यानी हो गया 5. तो OC स्क्वायर हो गया हमारा 5. तो OC क्या होगा? √5. ये हमें OC की लेंथ मिल चुकी है. तो OC क्या हो गई हमारी? √5. हमें OC मिल चुकी है हमारी √5. अब now take a now take point O and put pencil on C to
arc, to draw arc which intersect, यानी हमें यहाँ पर एक कंपास का पॉइंट लेना है, पेंसिल यहाँ पर रखनी है और एक आर्क ड्रॉ करना है जो इंटरसेक्ट करेगा हमारे एक्स डैश ओ एक्स को, यानी नाउ टेक पॉइंट O and put pencil on C to draw arc which intersect on line x dash O x on point D, यानी हमें एक पॉइंट O लेना है, यहाँ पर कंपास रखना है, यहाँ पर पेंसिल पुट करनी है C पर और हमें एक आर्क ड्रॉ करना है जो O एक्स एक्स डैश लाइन को इंटरसेक्ट करता है। यानी मैं आपको बताता हूँ ऐसे, यहाँ पर हमने आर्क ड्रॉ किया और यहाँ पर इसने इंटरसेक्ट किया और इसे हम बोलेंगे पॉइंट डी। यहाँ पे लिखा है टेक पॉइंट O and put pencil on C to draw arc which intersect on line x dash O x on point D. So अगर यहाँ पर मैंने आर्क ड्रॉ किया और पॉइंट D इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पर O और C एक रेडियस है, तो वहीं पर O और D भी एक रेडियस होगी, क्योंकि यहाँ पर आर्क ड्रॉ किया है अकॉर्डिंग, तो जितनी लेंथ OC की होगी उतनी ही लेंथ OD की होगी। जैसे मैंने आपको कल बताया था सर्कल में, अगर यहाँ पर एक पॉइंट है जो रेडियस R है, तो यहाँ पर पॉइंट रख के मैं एक आर्क ड्रॉ करता हूँ तो ये पॉइंट भी R ही होगा, ये रेडियस भी R ही होगी, ये सारी रेडियस होगी, इसलिए OC होगा वो OD होगा। सो OC इक्वल्स टू OD, यानी OC होगा वो OD जितना होगा। सो OD बिकम √5 एंड OD इक्वल्स टू √5। Then OD equals to √5। इसी तरह हमें हमारा √5 लोकेशन मिल गया रूट डी। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा √5। इट्स अ रिप्रेजेंटेशन। देन आप कैसे √5 को लोकेट कर सकते हैं, आपको एग्जाम में टू सेम डिटो ऐसा ही प्रेजेंटेशन करना होगा फॉर √5। और किसी भी क्वेश्चन जैसे आपको √6 पे पूछ सकते हैं, √7 पे पूछ सकते हैं, √17 भी पूछ सकते हैं। यानी अगर आपको √3 पूछा तो आपके पास √2 होना जरूरी है, अगर आपके पास √5 पूछा तो आपको √4 यानी 2 का लोकेशन होना जरूरी है यहाँ पर, अगर आपको √6 पूछा तो आपके पास √5 का लोकेशन होना जरूरी है। मैं आपको अदर एग्जांपल जैसे √17 वगैरह बताता हूँ, लेकिन इट्स फॉर प्रेजेंटेशन आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना है क्वेश्चन। प्लीज नोट इट डाउन फॉर वीडियो पॉज करके आप ये नोट कर लें। So when I type, so I can type it. Please note it down. आप एक बार नोट कर लेना इसे। It's a very important question. Construction. Okay, ये हो गया हमारे एक्सरसाइज 1.2। The next question 4 है, वो आपकी एक्टिविटी है जो आपको करनी है क्लासरूम में। ओके, अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3
3 के हिसाब से कुछ एग्जांपल बताता हूँ जिससे हम ले लेंगे रूट 17। तो रूट 17 को कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर मैंने ले लिया रूट 17। तो रूट 17 को कैसे ड्रॉ करेंगे वो बता देता हूँ आपको। प्रेजेंटेशन मैंने बता दिया कैसे आपको एग्जाम में लिखना है ये क्वेश्चंस में, प्रीवियस क्वेश्चंस। तो रूट 17 सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर रूट 17 है तो n क्या है हमारे पास 17, n 17 है तो हमें n-1 क्या है, तो n-1 होगा हमारा 17 - 1 16, यानी हमें रूट n-1 पता होना चाहिए, यानी रूट 16 पता होना चाहिए, यानी 4 हमें 4 पता होना चाहिए। तो हमें पता है नंबर लाइन पर 4 तो होता ही है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। नंबर लाइन पर 4 तो जरूर होता है, आपको पता ही है। तो मैं यहाँ पर ओरिजिन ले देता हूँ 0 1 2 3 और 4। यहाँ पर मैंने 4 तक नंबर लाइन ली है क्योंकि हमें 4 चाहिए। तो यहाँ पर हमें 4 लोकेट कर दिया, यानी रूट 16 हमारा लोकेट हो गया। ये कितना होगा, रूट 16 होगा, कितना डिस्टेंस रूट 16 होगा = 4। तो हमें रूट 16 तो ऑलरेडी मिल चुका है, अब हमें रूट 17 लोकेट करना। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर एक यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें एक यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, एक यूनिट बराबर, यहाँ पर एक यूनिट का हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और प्रीवियस स्केल आपको बताया था एक यूनिट का। अब हम कनेक्ट करेंगे 2 पॉइंट्स, इसे मैं दे देता हूँ A और इसे बोल देंगे हम B। इट्स अगेन राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो ये साइड्स कौन सी हो गई, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये अपोजिट टू 90 एंगल, तो ये हमारी हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। हमें यही फाइंड आउट करना है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस OA स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये हो गया। OB कितना है हमारे पास, बेस 4, ठीक है 4 है हमारे पास। यहाँ पर रूट 16 डिस्टेंस है तो ये 4 हुआ स्क्वायर रूट, और AB कितना है 1, राइट, सो 1 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 16 + 1 यानी 17 OA स्क्वायर। तो OA कितना होगा, रूट 17। ओके, जब हम स्क्वायर रूट रिमूव करते हैं तो वैल्यूज होती है, जैसे कोई की मैं वैल्यू लिखूं तो प्लस और माइनस रूट 17 होती है। लेकिन यहाँ पर हम नेगेटिव साइन नहीं ले सकते क्योंकि OA है वो एक लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम ओनली रूट 17 कंसीडर करें। तो हमें OA की लेंथ मिल गई रूट 17। अब हम यहाँ पर ऊपर कंपास पॉइंट रखेंगे, पुट द पेंसिल ऑन ए पे हम पेंसिल लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करेगा एट अ पॉइंट डी, प्रीवियस की तरह यहाँ पर पॉइंट डी कट करेगा। तो OA और OD तो सेम लेंथ हो जाएगी जैसा आपको मैंने आगे बताया था, और सर्कल। सो हमें OD कितना मिल गया, रूट 17। इसी तरह हम किसी भी लाइन को ग्राफ पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि हमें रूट n-1 पता होना चाहिए, यानी हमें रूट 17 को लोकेट करना है तो हमें रूट 16 पता होना चाहिए। तो रूट 16 = 4 वो लाइन पर है। सो हम इसी तरह रूट 17 लोकेट कर सकते हैं। अदर एग्जांपल रूट 10 लोकेट कर सकते हैं, रूट 7 लोकेट कर सकते हैं, कुछ भी लोकेट कर सकते हैं। सो आज का हम नेक्स्ट देंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3।